नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार बंद बवाल प्रचंड। ये तब कहा जा रहा जब आरजेडी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। राहुल और तेजस्वी के विरोध में नारेबाजी जमकर हुई, लेकिन सियासी हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह पर गुंडई करते दिखाई दिए। विरोध करने वालों से मारपीट की गई, महिलाओं से बदसलूकी की गई और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बकायदा वायरल हुई, पोस्ट की गई। हालांकि बीजेपी बिहार बंद के सफल होने का दावा कर रही, लेकिन सियासी संग्राम के बीच में सूत्रों के हवाले से खबर है कि अक्टूबर में बिहार का चुनावी बिगुल बज सकता है। दशहरा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि गाली पर मचे गदर के बीच सवाल बड़ा है कि बिहार का मूड आखिर किधर है। क्या गाली का मुद्दा महागठबंधन पर भारी पड़ जाएगा या फिर बिहार में बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई देगी? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पटना से लेकर दानापुर, भागलपुर से लेकर जहानाबाद तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एनडीए ने बिहार बंद तब किया जब कुछ ही दिन पहले आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिस पर भड़की बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए थे और आज बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे, राहुल और तेजस्वी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी से माफी मांगने की मांग की है, लेकिन जब बीजेपी राहुल और तेजस्वी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर रही थी, सड़कों पर उतरकर आरजेडी और कांग्रेस को घेर रही थी, पीएम मोदी की मां को गाली देने पर विरोध जता रही थी, तभी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार बंद को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? लालू यादव ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए, उसकी वजह एनडीए के बिहार बंद के दौरान आई कुछ तस्वीरें हैं, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले बिहार के जहानाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। आरोप है कि युवक ने बिहार बंद का विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके अलावा बंद के दौरान बिहार के जहानाबाद से ही एक और तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला के साथ धक्का मुक्की हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर है जो स्कूल जा रही थी, लेकिन बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उनको आरजेडी कार्यकर्ता बताकर नोक-झोंक करने लगी। जहानाबाद के अलावा बिहार के भागलपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बंद के दौरान सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक से जा रहे दंपति से बदसलूकी की। बिहार में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन इसी हंगामे, बवाल और उबाल के बीच पीएम मोदी के अपमान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते।
क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आप लोग ही गाली का इस्तेमाल करते हैं। अभी कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? मोदी जी की मां 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली, उससे तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपको गिनाऊं मोदी जी को 107 बार गाली पड़ी कि नहीं पड़ी? लेकिन ये भाषा कौन सी है? ये अहंकार है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। धन्यवाद। देखिए, एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी मां का। मां मां होती है। ये खाली अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। खुद को थप्पड़ मार के और दूसरों की तरफ उंगली कर देना और दहाड़ मार के रो देना, ये इन भाजपाइयों की पुरानी आदत रही है। हम तो कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप राजनीतिक शास्त्र में एक अलग से पाठ जुड़वा दीजिए। बिहार में छिड़े इसी संग्राम के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि दशहरा के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार में नई विधानसभा चुनने के लिए नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में मतदान संभव है। लेकिन सवाल है, क्या पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा सियासी खेल बदलेगा? क्या आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देना महागठबंधन को भारी पड़ेगा, या अब की बार बिहार में बदलाव की बयार बहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो बिहार में बवाल भी है और साथ में सवाल भी है कि आखिर वहां पर बयार किसकी बह रही है। बंद तो है लेकिन असर किसका दिखाई दिया? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका बीजेपी की तरफ से। रंजीत मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका। राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, बहुत स्वागत है राजकुमार आपका। और विपुल सुनील है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है विपुल आपका भी। सबसे पहले अजीत, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अजीत, सवाल दो है। पहला सवाल कि आपका बंद सफल रहा या असफल रहा, वो पार्टी स्तर पर आप उसको तय करेंगे, लेकिन दूसरा है कि ये बंद था या बवाल था? ये सवाल मुझसे किया गया है क्या? जी जी अजीत जी आपसे। देखिए, आज का जो बिहार बंद का जो आह्वान भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के द्वारा किया गया था, पूरी तरह सफल हुआ। और जहां भी छोटी मोटी घटनाएं जो आपके द्वारा दिखाई जा रही है, ये सारा का सारा विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र के तहत ये घटना, छोटा मोटा घटना कराया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। और आज का जो बिहार बंद था, स्वस्फूर्त बंद था और एक एक लोग इस बंद के समर्थन में थे। तो अजीत जी, जब उन्होंने साजिश ही रची होगी तो बड़ी साजिश रचते, छोटी छोटी क्यों रची? देखिए, इनका चाल चरित्र जो है ये दुनिया में सर्वविदित हो गया है। जब ये सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत पूजनीय माता जी को गाली दिलवा सकते हैं, तो दुनिया का कोई काम ये विपक्ष के लोग जो मुद्दा विहीन इस देश और इस प्रदेश का विपक्ष है, वो कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। इन पर न हम लोगों का भरोसा है, न बिहार के आम आवाम का भरोसा रह गया। नहीं नहीं, आपका भरोसा है नहीं है, वो तो राजनीतिक विषय हो गया ना। आम आवाम का भरोसा क्यों नहीं है इन पर? वो भी दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं। मेरा सवाल चाहिए। आज के बंद में जिस तरीके से आम लोग सड़क पर आकर इनके इस कुकृत्य का पुरजोर विरोध किया है, यह स्पष्ट करता है कि आम लोगों का भरोसा बिहार के विपक्ष से पूरी तरह उठ गया है। ठीक है भाई, कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगा रंजीत जी आप करें कि जो आपका मंच सजा, उस मंच से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसका आपने विरोध किया, प्रधानमंत्री तक ने उस पर टिप्पणी की, लेकिन जो बात कह रहे हैं यहां पर अजीत जी, उनका कहना है कि एक तो बंद इनका पूरी तरह से सफल रहा, बवाल जैसा कुछ भी नहीं था, और जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो आप लोगों ने साजिशन किया था। यानी पहले साजिशन आपने गाली दिलवाई और उसके बाद छोटी मोटी घटनाएं करके इनके बंद को कमजोर करने की कोशिश की। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो जिस घटना को आधार बना के ये कर रहे हैं उसका कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या उनके घटक दलों से कोई संबंध नहीं है। वो रैली पूरी हो चुकी थी, सारे नेता जा चुके थे, उसके बाद कोई सिरफिरा आता है
कुछ बकता है और उस पे कानूनी कार्रवाई भी होती है, उसी दिन अरेस्ट भी होता है, इनकी सरकार भी है वहां। और आपने देखा होगा कि हर कॉर्नर से ये बात आई कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र था कि किसी व्यक्ति को उन्होंने वहां भेजा और उनसे कुछ बकवाया। लेकिन मैं इससे अलग बात कहता हूं अतुल जी, कि जिस तरह से आज इन लोगों ने सरेआम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल जाने से रोका, अलग अलग दंपतियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, महिला टीचर के साथ दुर्व्यवहार किया, ये किस तरह का आचरण दिखा रहे हैं ये। और उस दिन भी अतुल जी, जिस दिन एक सिरफिरे ने कुछ कहा अपशब्द, जो अरेस्ट भी हुआ, उस दिन इन लोगों ने क्या किया, इनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर लाठी डंडा लेके कांग्रेस के मुख्यालय जो सदाकत आश्रम है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चढ़ाई की और निहत्थे लोगों का सिर फोड़ा और उन पर आक्रमण किया। ये किस प्रकार का संस्कार है? क्या संघ में लाठी चलाने की ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि निहत्थे लोगों पर जाओ और वार करो? तो पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, खुद को गाली देते हैं और उसी गाली का फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि देखो हमें ऐसा कर दिया। और इस सब के पीछे अतुल जी आपको कारण बताऊं। कारण यह है कि 16 दिनों तक जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को जन समर्थन मिला बिहार में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, उससे इनके पांव के तले की जमीन खिसक गई और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। तभी ये इस प्रकार के षड्यंत्र में संलिप्त हुए और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज जिस तरह से महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, आप एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री जी को तो बड़ा कष्ट हुआ और हम लोगों ने उसकी उसी समय निंदा की कि बिहार से इस तरह के अपशब्द को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, हम लोगों ने कड़ी निंदा की। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में, नेता विपक्ष की मां के बारे में और इनके गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो उनकी नानी के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कहां से उचित है? तो जिस तरह का वातावरण पिछले 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूरे देश भर में फैलाया है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। नारी का अब सम्मान करना तो इन लोगों ने सीखा ही नहीं है, हर किसी का अपमान करते हैं। और अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे दूर का कार्यकर्ता भी कुछ किया रहता तो हम एक्शन लेते। अरे भाई, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत को भद्दी भद्दी मां की गालियां दी 4 दिन पहले, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि इन पे कार्रवाई करें। कार्रवाई करना तो दूर, वह प्रवक्ता हर दिन आपको डिबेट करता हुआ दिखेगा। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। नहीं, अब ये लोग करते हैं या कौन लोग करते हैं, समझ से परे। यही तो राजनीति है ना, कौन कब क्या कर देगा, आजकल उसका कोई पैमाना नहीं रह गया है। प्रोफेसर विपुल, आपने सुना, रंजीत जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने निंदा की। बीजेपी सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। अच्छा, बोल लीजिए रंजीत जी, बोल लीजिए। हाँ, एक सिरफिरे ने कुछ कहा तो इनको इतना दर्द हुआ, और इनके शीर्ष नेता जो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो गाली गलौज की भाषा करते हैं, उसको ये लोग कब ठीक करेंगे? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल बुनियादी सवाल है, उचित सवाल है आपका कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, वो छोटे स्तर का नेता हो या शीर्ष स्तर का नेता हो, उसकी भाषा की मर्यादा बिल्कुल सही होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं का इतिहास और परंपरा यही रही है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, भाषा भी बदल गई है, अंदाज भी बदल गया है। लेकिन प्रोफेसर विपुल, जो कल तक बीजेपी का एजेंट था, आज रंजीत जी उसको सिरफिरा बता रहे। यानी कांग्रेस ने जब ये आरोप लगाया कि मंच भले उनका था लेकिन एजेंट बीजेपी का था, वही काम बीजेपी आज कर रही है। वो कह रही है कि उनका बंद जरूर था, आह्वान उन्होंने जरूर किया था, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं जो हुई वहां पर वो लोग जो थे वो साजिशन आ गए, उनके साथ साजिश हुई, इनके बंद में कुछ नहीं हुआ। यानी ना तो कांग्रेस गलत ना बीजेपी गलत, दोनों बिल्कुल पाक साफ है। उनका मंच वो भी सही, इनका बंद ये भी सही। जी नमस्कार अतुल जी। सबसे पहले तो ठीक बात कही आपने अंत में,
बिहार बंद को लेकर के जो रंजीत जी कहेंगे कि जो है बंद ठीक ठाक नहीं रहा, बंद का कोई असर नहीं दिखाई पड़ा, और अजीत जी कह रहे हैं कि बहुत मतलब स्वेच्छा से और स्वतः स्फूर्त लोग शामिल हुए। मुझे लगता है कि मैंने भी बंद की तस्वीरें और खबरें देखी हैं, दिन भर सोशल मीडिया पर मैंने भी खंगाला है चीजों को। मैंने जो देखा है उसे मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि बहुत मिला जुला असर रहा बंद का। कहीं कहीं असर है, कहीं कहीं लोग बिल्कुल नहीं थे बंद में, और सड़कों पर लोगों को कहीं कहीं रोकने की जबरदस्ती के तौर पर जाकर के कोशिश भी की गई। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक महिला शायद वो स्कूल के लिए जा रही, बिल्कुल जैसा वीडियो है, मैं भी कि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अतुल जी की हो सकता है कि वो किसी की कार्यकर्ता हो सकती हैं, हो सकता है वो इंटेंशनली ऐसा कर रही हूं, लेकिन जैसा व्यवहार मैंने भारतीय जनता पार्टी की 3-4 महिलाओं को देखा, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी कर रही थी, क्या बंद में इस तरह का प्रयास करना चाहिए इन्हें? क्या इनके कार्यकर्ताओं को इस तरह की कोशिश करते हुए देख करके इनके नेता, वहां इनकी नैतिकता नहीं जगती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से उस सत्यनिष्ठा, उस ईमानदारी और उस व्यवहार कुशलता की मांग नहीं करनी चाहिए जो ये दूसरे से कर रहे हैं, जो दूसरे के मंच पर आकर के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है? तो मोटे तौर पर मैं ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं करूंगा और कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है कि आज चरित्र, माफ करिएगा रंजीत मिश्रा जी और अजीत जी, दोनों लोग एक तराजू में बैठे हैं, और दोनों क्या, मैं पीछे की भी डिबेट में अतुल जी आपसे कह रहा था कि जितनी पार्टियां हैं आज राजनीति करने वाली, लगभग पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं के मुंह से जैसी जैसी बातें आती हैं, जैसी जैसी बातें वो सदन में जैसे लड़ते हैं और सड़क पर लड़ते हैं, उसका प्रभाव छोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं पर भी दिखलाई पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर आपके सामने आचरण वाला व्यक्ति नहीं होगा, स्कूल में पढ़ता था मैं, पढ़ने के दिनों में हम अपने आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर भारत के तमाम नेताओं को याद करते थे। मैं ये जानना और पूछना चाहता हूं इन दोनों प्रवक्ताओं से कि आज का कोई स्कूल जाने वाला बच्चा जो 6वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ रहा होगा, अगर उसके लिए आज का कोई एक नेता चुनने की बात हो, उसे पूछा जाए कि आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है, तो मुझे लगता है कि कोई एक बच्चा किसी आज के किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेगा। मैं ये बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं अतुल जी, आज किसी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने पीछे भी कहा था, राहुल जी मंच पे जाते हैं, सभाओं में जाते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री को मैंने कहा, उसने सुना। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बात करते हैं, सदन में खड़े होकर के जिस तरह से विपक्ष की एक वरिष्ठ नेत्री को जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैंने कल समाजवादी पार्टी के वक्तव्य का नेता के वक्तव्य की बात की। अजय राय उस प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं को मना करे, इनके चिरकुट नेताओं को, इनके छुटभइये नेताओं को हम नहीं मानते हैं। क्या आपकी तरह जिसका जन्म हुआ है, किसी खानदानी जो राजनीति कर रहे हैं लोग, तथाकथित तौर पर सोने का कटोरा लेकर के पैदा होने वाले लोग ही राजनीति करेंगे? क्या वही मुद्दों पर बात करेंगे? क्या वही देश में आंदोलन करेंगे? क्या जनांदोलनों से निकल करके आया हुआ कोई व्यक्ति अगर प्रदेश स्तर का अध्यक्ष बना है और वो पार्टी आपके साथ गठबंधन में है, आप देश में घूम करके कांग्रेस से कंधा मिला करके सभाएं कर रहे हैं, आप संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की जिसके कंधे पर हाथ रख करके कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आप कह रहे हैं, उसके लिए ऐसी भाषा है। महुआ जी की भाषा को देख लीजिए, देश के गृह मंत्री के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है और कहती है कि सर काट करके प्रधानमंत्री के सामने रख देना चाहिए। तो मुझे लगता है, सॉरी टू से यू, मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि आज राजनीतिक दलों का चरित्र इतना गिर गया है कि बहुत माफी से ये कह रहा हूं मैं कि बहुत बार हमें गुप्त होता है, हमें इस तरह के विषय पर, इस तरह के भाषणों में, इस तरह के डिबेट में भी बोलते हुए भी कई बार सोचना पड़ता है कि क्या नहीं, अब होड़ इस बात की मची है कि कौन कितना ज्यादा गंदा बोल सकता है या भद्र बोल सकता है, इस बात की ज्यादा चिंता रहती है। इस बात की चिंता कम हो गई है कि हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना नैतिक बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विपुल जी। अजीत जी, आपका बंद बहुत बढ़िया रहा, सफल रहा, इसके लिए आपको शुभकामना नहीं दे सकते क्योंकि आपका दावा है, लेकिन आपके बंद से अगर किसी एक व्यक्ति को अगर परेशानी हुई या आपके बंद से किसी एक व्यक्ति के जरिए आप पर आरोप लगा, तो मात्र उसे साजिश कहकर आप क्या उससे पल्ला झाड़ सकते हैं? क्योंकि सरकार आपकी, बंद बुलाया आपने, व्यवस्था देखने वाले आपके, और फिर भी साजिश रचने वाले सफल हो गए। ये कैसा बंद था? देखिए,
ये कांग्रेस के भाई और जो मेरे एक स्वतंत्र विश्लेषक हैं, इन दोनों ने पीछे का जो इस राज्य का राजनीति का जो स्थिति रही है, खासकर आरजेडी कांग्रेस शासन काल में, यदि हम उस पर चर्चा करें और आज के स्थिति से तुलना करें तो इनका सर शर्म से झुक जाएगा। नहीं, क्यों झुक जाएगा भाई? विपुल जी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत जी उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है, उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है भाई। रणजीत मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा, अपनी बात नहीं है। तो सारे क्या उसमें राजद नहीं था? क्या उसमें समाजवादी पार्टी नहीं था? क्या उसमें कांग्रेस नहीं थी? क्या उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं थी? क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी का आपने जो एक बात जवाब नहीं होता है, मेरी बात सुनिए, दूसरे को भी मेरी भी बात सुनिए जरा। आपने कहा कि इस देश का जो राजनीतिक स्थिति है, हाँ, उसमें अगर किसी बच्चों से पूछा जाए जी इस देश का कौन सा राजनेता जी जो देश के प्रति समर्पित है और देश की विकास और देश का सम्मान संस्कार का बात करता है, तो बच्चा भी नहीं बता पाएगा। इस तरह का आपका लहजा और आपका सेंस था। तो मैंने तो आपको कहा भारतीय जनता पार्टी ही दुनिया में पढ़ते थे स्कूल में, एकमात्र पार्टी है। बिहारी वाजपेयी का नाम ले सकते थे, लेते थे। हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते थे। आप मोदी जी का नाम लीजिए ना। एकमात्र अटल बिहारी आजादी वाजपेयी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदर्श व्यक्तित्व की कैटेगरी में आते थे। हम स्कूलिंग करते समय हमने नाम लिया है, हमने लिखा है अपने अध्यापकों के जवाब में। क्या अटल बिहारी वाजपेयी विपक्षी पार्टी के थे? 22 सालों से 21 मैं तो वही कह रहा हूं बिहार में आपकी, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार के लिए इस दुनिया में जाना जाता है। भाषा बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जाना जाता है इस दुनिया में। और आदरणीय मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिस तरीके से दुनिया के पैमाने पर इस देश को गौरवान्वित किया है और इस देश का सर जिस गर्व से ऊंचा किया है, एक एक भारतीय आज इनको सलाम कर रहे हैं। बाकी जो आज बंद था और जो विपक्ष बिहार की विपक्ष है, जिनका 15 साल का शासनकाल जिसमें कांग्रेस आरजेडी दोनों शामिल था, उसका जो इतिहास जब हम चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि शर्म से हमारा सर झुक गया। वो इसलिए कि इनके शासन काल में क्या नहीं हुआ। आज महिलाओं का सम्मान का बात करते हैं। आज नीतीश और मोदी के शासन में बिहार की महिलाओं को जो सम्मान मिला है, दुनिया में इस तरह का कभी नहीं हुआ था। ये जमीनी सच्चाई है। और आप जब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो स्वयं महिला बोलती है कि सबसे ज्यादा सम्मान इस एनडीए के शासनकाल में मुझे मिला है। और जहां तक बंद के दौरान महिलाओं का कहीं जो आपने विजुअल दिखाया है, पूरी तरह विजुअल है और पूरी तरह विपक्ष का साजिश है। हमारे संस्कार में है महिलाओं को सम्मान देना, हमारे संस्कार में है महिलाओं का उत्थान करना, हमारे संस्कार में है मातृशक्ति को ताकत देना। सारी बातें ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए अजीत जी। हाँ। कि आज जिस महिला शिक्षिका को भारतीय जनता पार्टी की 4 कार्यकर्त्री वो जिस तरह से दरेरा दे रही थी, जिस तरह से खींच रही थी और बार बार उस पर आरोपित कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं स्कूल जा रही हूं, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको आरोपित कर रही थी कि नहीं ये प्रधानमंत्री आप महिलाओं के द्वारा देखिए, यही महिला सम्मान है। जिस वीडियो के लिए आप जो यहाँ जिस वीडियो का आप चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस वीडियो का चर्चा कर रहे हैं, उस वीडियो का पुष्टि करते हैं क्या? हाँ, वीडियो का आप चर्चा कर रहे हैं, उस वीडियो का पुष्टि करते हैं क्या? ये सर वो पुष्टि नहीं करते। मैं बता रहा हूँ वो पुष्टि नहीं करते। और तभी मैंने सवाल पूछा था
कि सरकार आपकी बंद बुलाया, आपने व्यवस्था देखने वाले आप, उसके बाद भी अगर ऐसा वायरल वीडियो हो गया या फिर उसके पीछे कोई साजिश हो गई तो रोकने वाला कौन है? यही तो सवाल था मेरा। यही बात कह रहे हैं विपुल जी भी। अगर मान लीजिए वो वायरल वीडियो, अगर मान लीजिए कि वो गलत है, अगर मान लीजिए कि फैक्ट सही नहीं है, मैं सोशल मीडिया की किसी वीडियो को सच नहीं मानता, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उसके तथ्यात्मक पहलू को जांचने का काम भी तो आप ही का है। आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता पक्ष में है अजीत जी, इसलिए कहना कि आप पुष्टि करते हैं नहीं करते हैं ये तो आपके ऊपर ही सवाल हो जाएगा। बहरहाल एक ब्रेकिंग खबर, उसके बाद में जाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, जो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने बड़ी खबर इस वक्त बताई है। बीजेपी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी जो कि लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा है, यानी जो बात या दावा बीजेपी कर रही थी उसे खारिज कर दिया है तेजस्वी ने। एनडीए को आम आदमी का समर्थन नहीं मिला है, उन्होंने बंद जरूर बुलाया लेकिन लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी का आरोप भी उन्होंने लगा दिया है। आम नागरिकों को जबरन असल में परेशान किया गया। तेजस्वी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। बहरहाल तो अपने अपने सवाल हैं और अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है बंद बिल्कुल सफल रहा, आरजेडी कांग्रेस कह रहे हैं कि पूरी तरह से असफल रहा, और उसके साथ साथ यह भी आरोप लगा दिया कि गुंडागर्दी की गई। जब सफल और असफल नहीं रहा या रहा तो फिर उसमें गुंडागर्दी कैसे हो गई, अपने आप में सवाल है। हमारे साथ लगातार अजीत मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो सवाल इस वक्त अनुज है वो सीधा दो पक्षों पर है, यानी जो विपक्ष में गठबंधन में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस और एक तेजस्वी की पार्टी, आपकी पार्टी। बिहार में मजबूत आप है, बंद को आपने असफल बता दिया, लेकिन साथ में आरोप भी लगा दिया कि जो हुआ वो असफल हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर गुंडागर्दी हुई। भाई गुंडागर्दी का दावा कैसे कर दिया फिर? बीजेपी कह रही है कि यह भी आपका आरोप है। देखिए, कैमरे की नजर से कोई बच नहीं सकता। अभी तक के जो विजुअल आ रहे हैं जी, उसके आधार पे तो आप और हम यही आकलन लगा रहे हैं। आकलन क्या, सच्चाई दिख रही है कि बंद असफल रहा। मैं इस कार्यक्रम में देर से जुड़ा, मेरे यहाँ एक कार्यक्रम था, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो मेरे यहाँ एक कार्यक्रम था, बच्चों ने शिक्षक दिवस का कार्यक्रम रखा था पूर्व संध्या पर सम्मान का, और हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 4-5 जिले के बच्चे आते हैं। वो बच्चे बड़े पैमाने पे आए, कार्यक्रम सफल रहा, बड़ी संख्या में आए, जिसमें औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, गया से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। किसी बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, यानी बंद बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सर बंद हुआ ही नहीं तो असुविधा कैसी होगी। और जहां छिटपुट ये जबरदस्ती बंद कराने के प्रयास में जो लगे रहे, उसका विजुअल हमारे पास है। आपने देखा कि महिलाओं को किस तरह से परेशान किया गया, शिक्षक जो इनके सरकारी कर्मचारी हैं उनको स्कूल जाने से रोका गया, एम्बुलेंस मानवीय आधार पर चाहे जितना भी जाम हो उसको हम लोग जगह देते हैं, उसको रोक दिया गया है ना। तो और आम जनता परेशान है। बंद तो दिल से होना चाहिए ना। और ये जो झूठा नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास कर रहे थे, माता के अपमान होने के आक्रोश में बिहार बंद कराना चाहते हैं। बिहार की जनता इसको खारिज कर दी। वो जानते हैं कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री खुद गालीबाज हैं, खुद महिला का सम्मान नहीं करते हैं, जिनके प्रवक्ता खुद है जो कि माँ को लगाकर गालियां देते हैं। आपको याद होगा सुरेंद्र सिंह राजपूत के जो डिबेट था, उसमें प्रेम शुक्ला ने खुलेआम माँ की गालियां दी। इनके प्रधानमंत्री जर्सी गाय और विधवा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो इनका तो चरित्र बिहार की जनता जानती है ना। अगर ये महिला सम्मान में इतना ही इनको दिलचस्पी होती या थोड़ा महिला सम्मान के विषय में सोचते, तो मणिपुर पे बना एक भी बयान दिए क्या आज तक? आप सोचिए ना, महिला सम्मान की अगर बात करते हैं तो इसी बिहार में
इसी बिहार में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको अस्पताल में है जो कि ये बेड तक मुहैया नहीं करा पाते, तड़प तड़प में उसकी जान चली जाती है। तो किस मुंह से ये जो कि महिला सम्मान की बात करें? तो बिहार की जनता समझती है और समझ गई है, इसीलिए इनका जो बंद का आह्वान था उसको असफल हो गया, क्योंकि जनता जुड़ी ही नहीं। प्रधानमंत्री आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। वही राहुल गांधी और तेजस्वी जब रोड पर निकलते हैं तो जन सैलाब आता है। हमारा वोट अधिकार यात्रा है जो कि जन आंदोलन में तब्दील हो जाता है। कैमरा है ना, एक पंक्ति है कि चाहे सोने के फ्रेम में मैं जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही है। तो जो कैमरा है और जो आईना है वो तो स्पष्ट चीजों को कर रहा है ना, कि बंद कभी हुआ ही नहीं है। बिहार की जनता हमारे साथ है। तमाम मीडिया की जो रिपोर्ट है, तमाम जो सर्वे का रिपोर्ट है, और ऐसे भी आप जो परंपरागत सोशल मीडिया है, चाय दुकान पे चले जाइए, पान दुकान पे चले जाइए, वहां चर्चा एक ही है, वोट चोर गद्दी छोर। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बनने जा रही है। नहीं, बिल्कुल बनने जा रही है। मैं आपको अभी से शुभकामना देता हूं। तब तक आप दावा कर सकते हैं जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए। शुक्रिया। आप भी दावा करिए, अजीत जी भी दावा करें, और यहां पर बाकी और जो पैनलिस्ट हैं उसका आकलन करते हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तब आपके दावे पर हम चर्चा करेंगे। अभी से सिर्फ शुभकामना आपको दिया है। शुक्रिया। शायद आपने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त बात बदल भी सकती है। बहरहाल अजीत जी, भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके नेता ने एक यात्रा निकाली, उसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन वहां पर एक मंच से कुछ बोल दिया गया और वो आपको लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आरजेडी के जो नेता हैं वो कूल होकर इस वक्त डांस करने लगे हैं। उनका वो तस्वीर भी दिखाई दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक कोई व्यक्ति, एक कोई नेता अगर बच्चों के बीच में जाके, इन्फ्लुएंसर्स के बीच में जाके अगर उनके साथ कुछ समय बिताता है तो इसमें कोई बुराई मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखती है। लेकिन बिहार में बंद है, बिहार में तनाव है, बिहार में प्रचंड इस वक्त भाव है, वो इस वजह से क्योंकि मां बेटियों का सम्मान नहीं हुआ। और आप लोग बंद सफल था या असफल था, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके प्रश्न को मैं समझ नहीं सका, जरा रिपीट किया जाए। सर यही सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, उसके बाद मैं रंजीत जी के पास जाऊंगा कि आपके जो नेता हैं वो सफल और असफल पर आ गए, कांग्रेस भी सफल और असफल पर आ गई। मां बहनों का अपमान हुआ, यह आरोप लगाकर आपने बंद तो कर दिया, लेकिन वहां पर मां बहनों के सम्मान की अब चर्चा नहीं है, वहां पर सफल और असफल होने पर चर्चा हो गई। मां बहनों की सम्मान की चर्चा है। पूरा लोग, पूरा आबादी, पूरा बिहार ये पूछ रहा है कि मां, कह रहा है कि मां बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जहां तक दरभंगा जो महिलाओं के साथ अगर साजिशन भी अभद्रता हुई है तो वो भी तो अपमान ही है ना। कह रहे थे कि कोई आदमी कह दिया, जिस व्यक्ति ने इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया उसके गले में किस पार्टी का मफलर लगा था, मैं कांग्रेस के भाई से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जिला मेरे जिला का सटा हुआ जिला है और उस जिले के राजनीतिक गतिविधि में हमारी भूमिका होती है। नंबर 1, बंद जो है सफल रहा। कुछ हमारे मित्र यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम से बिहार के बंद को असफल मान रहे हैं, सारी घटनाओं का चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कांग्रेस और आरजेडी के नेता सड़क पर जाते हैं तो जन सैलाब उमड़ जाता है। तो आप बंद कमरे में बैठकर आप जब निर्णय लेंगे तो कैसा निर्णय होगा ये समझ सकते हैं। मैं भी एक क्षेत्र से 3 बार विधायक मंत्री रहा हूं और आज जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप आज विजुअल देख सकते हैं, हजारों लोग मेरे नेतृत्व में सड़क पर खड़े थे। तो आप कमरे में बैठकर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बैठकर और किसी बंद का, किसी कार्यक्रम का पैमाना तय करते हैं तो इस अजीत जी देखिए, पैमाना तो आप अपने हिसाब से तय करते हैं, रंजीत जी अपने हिसाब से तय करते हैं, अनुज अपने हिसाब से तय करते हैं। सबका अपना कैमरा, अपना हिसाब और अपना पैमाना। पैमाने पर क्या ही कहना, उसका अलग फसाना है। बहरहाल रंजीत जी, भाई कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि वो बड़े भाई की भूमिका में भी आना चाहती है, बंद को असफल भी बताना चाहती है, लेकिन आरजेडी एज मारने जाती है। अब यहां पर इस पूरे प्रकरण में अगर आप सफल और असफल की बात करें कि आपका, जी आपके पास आ रहा हूं रंजीत जी, मेरा सवाल यह है कि अगर उनका बंद असफल रहा और आपकी यात्रा बहुत सफल रही, आप दोनों खुश हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बात
जो आपने उठाई कि अगर एक महिला भी यहां पर परेशान हुई तो वो भी सरकार की, इस पार्टी की जिम्मेदारी थी जो कि सत्ता में थे या जिन्होंने बंद का आह्वान किया था। वहां अजीत जी का यह तर्क है कि बंद भी सफल था, उनका जो आह्वान था वो भी सफल था, और इसमें भी अगर कोई साजिश हुई है तो आप लोगों ने की है, यानी आम महिलाओं का सम्मान या असम्मान, उसकी कोई खास चर्चा नहीं है। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं अजीत जी जो अपने टिकट की पैरवी खुद कर रहे थे ऑन स्क्रीन, उसकी दाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई 1000 लोगों को लेकर वो आए थे, तो उनके आलाकमान इसको गंभीरता से ले। अरे मेरे टिकट का चिंता आप मत करिए। अच्छा ठीक है, मेरे टिकट का चिंता आप मत करिए, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं टिकट के लिए जीवन में भी राजनीति किया, किसी राजनेता के पास नहीं गया, ये मेरे जीवन का इतिहास है। अजीत जी आपकी बात पहुंच गई। देखिए ये जीवन का मेरा इतिहास है, मैं टिकट के लिए किसी राजनेता के दरवाजे पर आज तक जीवन में नहीं गया। अतुल जी एक बात देखिए कि अभी ये बात कह के इतने महत्वपूर्ण विषय को आप हल्का करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करता है कि आप प्रधानमंत्री के माता जी के, स्वर्गीय माता जी के बारे में आपके मंच से उनका प्रवचन पूरा की गई, उस पर तो आपको देश से माफी मांगना चाहिए। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं अजीत जी, सुन लेते हैं। रंजीत जी अपनी बात पूरी करें। विपुल जी ने एक बहुत आदर्श की बात की थी, लेकिन अजीत जी का रिएक्शन बताता है चोर की दाढ़ी में तिनका, और लोगों ने तो कोई रिएक्ट ही किया, अजीत जी ने किया। एक बात समझिए कि प्रज्वल रेवन्ना जो सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप करने का दोषी है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट नरेंद्र मोदी को दिया गया वोट माना जाएगा। किस नैतिकता की बात ये करते हैं? विपक्ष के नेता की माताजी के बारे में, जिनके पति ने इस देश के लिए शहादत दी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो जर्सी गाय है, बारबाला है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। यह इनकी नैतिकता है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। गृह मंत्री कहते राहुल बाबा तुम्हारी नानी, वहीं से शुरू करते हैं। यह इनकी नैतिकता है क्या? देश के गंभीर पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और आपको किस तरह की बात करनी चाहिए, इतनी भी शालीनता नहीं है इसमें। और वो भारतीय जनता पार्टी यहां बैठ के ज्ञान दे रही है लोगों को। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को भद्दी भद्दी गालियां ऑन स्क्रीन दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया? तो ये इनका दोगलापन है, दोहरी नीति है इनकी। कहते कुछ है, करते कुछ है। और इन्होंने तो गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रमेश विधुरी, निशिकांत दुबे, दर्जनों नाम मैं गिना सकता हूं जिनको विपक्ष के नेताओं को गालियां देने के लिए इन्होंने रखी है, और जो गालियां देता है उसका ये प्रमोशन कर देते हैं। किस नैतिकता की ये बात करते हैं? आज इन्होंने भागलपुर में जिस तरह से पति पत्नी को अपमानित किया, जिस तरह से सरेआम उनके साथ बदतमीजी की, ये किस संस्कार की श्रेणी में आएगा? जहानाबाद में महिला टीचर के साथ दुर्व्यवहार किया, किस संस्कार की श्रेणी में आएगा? इस तरह से एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति कभी भी रवैया ठीक नहीं रहा। हमेशा ये महिलाओं के शोषक के रूप में रहे, उनका अपमान करने वाले लोगों के रूप में रहे, और आज ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि सबसे बड़े और खुद चलते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने आज इनका कोई साथ नहीं दिया। कुछ भाजपा नेता गमछा ओढ़े हुए दिख गए होंगे आपको, पूरे देश से साफ हो गए। अब जहां है वहां से भी साफ हो जाइएगा। कहते हैं जन समर्थन किसे कहते हैं? ये वोटर अधिकार यात्रा का विजुअल दिखा दीजिए इनको। पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था, और अजीत जी जिस जिले की बात कर रहे हैं उन जिलों में मैं भी घूम रहा था, पूरा सड़क पे था, पूरी तरह विफल था, पूरी तरह विफल था। पार्टी की दाल अब बिहार में गलने वाली नहीं है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और हर फ्रंट पे एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए अतुल जी, मुख्य बात क्या है ये समझिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। इनका नीति आयोग ये कहता है कि विकास के पैमाने पर हर जगह पर बिहार फिसड्डी हो चुका है।
पलायन का प्रदेश इन्होंने बना दिया है। तो बिहार की जनता उन मुद्दों पर इनसे हिसाब मांगती है, इनके पास उसके जवाब नहीं है, तो प्रधानमंत्री अपना घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। अब बिहार में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। बिहार की जनता इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ गई है कि इनके कथनी में और करनी में बहुत का अंतर है। अब वहां से इनका बोरिया बिस्तर लिपटने वाला है। ये सारा फ्रस्ट्रेशन इन लोगों का उस बात को लेकर। नहीं, बिल्कुल सही बात कहा। सत्ता में आने और सत्ता में ना आने, इसी बात की तो लड़ाई है। सारा फ्रस्ट्रेशन इसी बात का है। और जिन चीजों का आपने उदाहरण दिया ना रंजीत जी कि चरम पर सब है, उसी में बदजुबानी भी चरम पर है, उसी में बदतमीजी भी चरम पर है। इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। विपुल जी भाई, उनकी पार्टी के प्रवक्ता को किसी ने गाली दी, उन्होंने याद कर लिया। उनकी पार्टी के नेता को किसी ने गाली दी, उन्होंने याद कर लिया। अपने अपने वालों का दोनों ने याद कर लिया, एक दूसरे का किसी ने याद नहीं किया, जिसका सबका आपने गिनाया था। आपने सबका गिनाया था, किसी एक पार्टी का नहीं बताया था कि बीजेपी का ये या कांग्रेस का ये, आरजेडी का ये, किसी और दल का। आपने सबके नेताओं का नाम लिया कि पुराने नेता क्या थे, उनका आचरण क्या था, व्यवहार क्या था, मौजूदा दौर में आचरण क्या है, व्यवहार क्या है। उन सारी चीजों के बीच में आखिरी में निकल कर आया कि सत्ता में कौन जाएगा या बदजुबानी कौन ज्यादा करेगा। यही तो है चर्चा। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आप जो मुझसे जानना चाहते हैं उसके लिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बिहार में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन पिछले दिनों मैंने बातचीत में ये कहा है और लगातार कह रहा हूं तमाम अन्य प्लेटफॉर्म पे भी कि अभी पीछे जो स्थिति बन रही थी, जिसमें जन सुराज के उभार के बाद एनडीए पिछड़ती हुई दिख रही थी, और इन तमाम घटनाओं के बीच एनडीए अपनी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। मुझे अजीत जी मेरी इस बात से नाराज नहीं होंगे, दूसरी बातों से नाराज हो गए। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। आप लोग दिल्ली, बॉम्बे और एसी कमरा में बैठकर विश्लेषण करते हैं। मैं कहता हूं हम रोड पर वाले कार्यकर्ता है, इसलिए जमीन पर क्या है उसी धरती से मैं भी आया हूँ। जिस एसी में बैठ करके बात कर रहा हूँ ना, यूं ही नहीं आया हूँ, उसी धरती से आया हूँ और बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके यहाँ आया हूँ। रंजीत बढ़िया है तो धन्यवाद है, लेकिन मां के अपमान के आपको मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से मैं देखता हूँ, इसकी वकालत कर रहा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के करता है कि आपका मनसा क्या है। अरे माँ का सम्मान। नहीं भाई, अरे अजीत जी, अरे भाई अगर वो एसी में बैठ गए तो क्या परेशानी है। एसी में बैठने के लिए उन्होंने भी मेहनत की है। मंत्री बने थे तो आप भी एसी में बैठे हुए थे, अब आप भी सड़क पर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर से दौर बदलता है, लेकिन वो विश्लेषक के तौर पर आकलन कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करें विपुल जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अजीत जी नहीं, रंजीत जी और सबके लिए कह रहा हूं, प्रवक्ता आरजेडी के लिए भी कह रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस परिसर से बैठ करके मैं आपके डिबेट में शामिल हूं, इत्तेफाक से आज के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, डूटा का। और यहाँ देख लीजिए, आमने सामने एक साथ गलबैया डाल करके बीजेपी यानी एनडीटीएफ, कांग्रेस यानी एएडी और लेफ्ट यानी डीटीएफ के तमाम कार्यकर्ता खड़े होकर के किस शुचिता से, किस ईमानदारी से, किस तरीके से आपस में चुनाव भी लड़ते हैं, खाना खाते हैं, साथ में बैठ करके बातचीत करते हैं। गरिमा को देखना हो तो देखिए। और मैं जहां हूं वहां से मैं उस तरह के व्यक्तित्व की वकालत करता हूं। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, इसलिए कर रहा हूं। मैं आज तक किसी को अपशब्द नहीं बोला हूं, न बोलूंगा। तो मैं चाहता हूं, और मेरे मैंने तो कहा मेरे आदर्श व्यक्तित्व में मैं बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखा करता था। वो आप ही के पार्टी के नेता रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। और मैं यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करते हुए किसी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को फेवर नहीं करूंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की बात करूंगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का कद रहा है, व्यक्तित्व रहा है ऐसा कि उस पर बातचीत करता रहा हूं। उनको आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर इमला निबंध जिसे कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो लिखता रहा हूं मैं। तो मैं अगर इसकी वकालत कर दिया कि सारे दलों में दिक्कत दिख रही है, तो इसमें कौन सा संकट आपको दिखलाई पड़ गया जो आपने अपने पर ले लिया? खैर, आप लेते रहिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले दिनों में मेट्रो में यात्रा कर रहा था। अतुल जी, व्यक्तिगत बात है लेकिन बता देता हूं क्योंकि इनकी बात से जुड़ी हुई है। मेट्रो में 5 बच्चों का समूह मुझसे पूछता है जो अननोन है, कहते हैं कि विपुल सुनील हैं आप? मैंने कहा हूं। तो कहा कि आप तय करिए और बताइए कि आप कांग्रेस के लिए बोलते हैं या बीजेपी के लिए बोलते हैं, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा मैं न कांग्रेस के लिए बोलता हूं न बीजेपी के लिए बोलता हूं, मैं विश्लेषण करता हूं। अगली लाइन उसने कहा कि एक दिन आपको देखा मैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से लड़ रहे थे और 3 दिन के बाद मैंने देखा कि आपकी बीजेपी के प्रवक्ता से लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा वो अपने पक्ष से लड़ते हैं, मैं निरपेक्ष बात करता हूं, तो मुझे दिखलाई पड़ता है जो गलत होता है उसे
गलत कहता हूं। आज की डेट में एनडीए की जो स्थिति, बीजेपी जो मुझे थोड़ा साइलेंट दिख रही थी वो मजबूत दिख रही है। निश्चित तौर पर मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये टूल किट नहीं बना है, टूल किट बनाया है। राजनीति में कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं बना रही है, कांग्रेस के लोग भी यही करते हैं। अगर कोई जुबान से कोई बात स्लिप हो गई, मान लीजिए बीजेपी के या कुछ गलत किसी ने बोल दिया, तो वो भी उसका मुद्दा बनाएंगे। वही आरजेडी करेगी, वही जेडीयू करेगा, वही तृणमूल करेगी, वही समाजवादी पार्टी करेगी, और मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वो टूल किट बन चुका है, और बीजेपी इस समय ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है। ठीक बात है कि आज की सड़क पर होने वाले इसको मैं कह रहा हूं कि ये मिला जुला रहा, ये बहुत सफल असफल की कैटेगरी में अभी मैं नहीं रख पा रहा हूं इसे। और मोटे तौर पर मैं जो देख पा रहा हूं, हो सकता है कि सोशल मीडिया से और जो अब तक न्यूज चैनल से देख पा रहा हूं, उसमें मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि आंशिक तौर पे सफल है, असफल की तरफ ज्यादा है। बावजूद इसके मैं ठीक बात है। अब ये तय तब हो पाएगा जब वहां से परिणाम आएंगे, जब चुनाव होगा। बिगुल बजने की खबर भी आ गई है बहुत जल्दी से। तरुण अनुज, बहुत एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है। आरजेडी अपनी भूमिका अदा कर चुकी है और आपकी लड़ाई आगे बढ़े, आप लोग पूरी तैयारी में है। अब शब्द बोले गए नहीं बोले गए, इन तमाम चीजों की चर्चा होती रहेगी। सभी पार्टी और सभी पैनलिस्ट चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब हो जाता है तो उस पर चर्चा भी होती है और उसका खंडन भी होता है। लेकिन चुनाव की स्थिति में आप लोग क्या दिख रहे हैं? उनका बंद अगर असफल रहा तो उनकी यात्रा यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यात्रा सफल रही है, इस बात पर कांग्रेस खुश है, आरजेडी नहीं। हेलो अनुज भाई। अतुल जी, प्रश्न किनसे है आपका? अनुज जी आरजेडी। हाँ, एक बार फिर दोहराएंगे प्रश्न आप? सर सीधा सवाल है, आरजेडी अपने आप को कहां देख रही है? क्योंकि यहां पर देखिए लड़ाई भी है, बंद सफल असफल इस बात पर चर्चा भी है, लेकिन उसी बीच में चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तैयारी पूरी है कि सफल इस बार आप होंगे, नेतृत्व भी आपका होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल घोषित है ना कि चुनाव तो होना तय है, निश्चित समय में तय है, कोई नई बात तो है नहीं। और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां में जुट गई है। हम भी अपने मुद्दों के साथ मैदान में थे, और इसी बीच है जो कि SIR का मुद्दा ला दिया गया, थोप दिया गया। फिर मुझे लगा कि जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे उन मुद्दों तक तभी हम पहुंच पाएंगे जब हम किसी वोट के अधिकार को बचा पाएंगे। तो वो लड़ाई हमारी प्राथमिकता के तौर पे पहली लड़ाई हुई। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं हैं। अरे भैया, 16 दिन से तो हम सड़क पर ही हैं, पूरा बिहार घूम लिए, वो भी जनता के बीच में है। वो जनता जिन बुलाए जनता है, वो जन सैलाब के रूप में, जन आंदोलन के रूप में हमारे साथ है। और ये हमें कह रहे हैं कि हम बंद कमरों में बैठ रहे हैं, आम पब्लिक की समझ नहीं है। बताइए, 16 दिन से हम सड़क पे हैं ना। अभी विपुल भाई दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, मैं भी 10 साल तक दूटा का सदस्य रहा हूँ, और 2000 फिर मैं यहाँ आ गया, मगध विश्वविद्यालय आ गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर लोकतंत्र की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो आप दूटा में आइए। हर विचारधारा के लोग, अब पढ़े लिखे लोग किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, आपसी व्यवहार को किस तरह सुधार के रखते हैं, शब्दों का कैसा प्रयोग करते हैं। अभी काउंटिंग का समय आ गया, देखिए एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे होंगे। जब लड्डू बटेगा तो सब मिलकर भी खाएंगे। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, और हम लोग इसका हिस्सा रहे हैं, हमें गर्व है। तो लेकिन शब्दों का जो बिगड़ने का प्रचलन भी इधर कुछ वर्षों में चला है, संदेश दुखद है। और मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आम कार्यकर्ता या कम छोटा कार्यकर्ता अगर कभी गलती बस अगर कुछ शब्दों का प्रयोग कर देता है, तो बड़े नेताओं को चाहिए कि उसे संभाल ले, उसको स्वीकार कर ले। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, खास करके प्रधानमंत्री, अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, महिलाओं के लिए नारी को अपमान करने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो निस्संदेह इस लोकतंत्र के लिए और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए चिंताजनक है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर किसी और पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री का अपमान करें, उन दोनों का आपको यहाँ पर खंडन करना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगा। देखिए, दुखद तो हर तरह से है, चाहे जो भी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि इस देश का सर्वोच्च पद है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा पद है, अगर उस पद पर बैठा हुआ आदमी अगर भाषा की मर्यादा, सर फिर से मैंने कहा ना, उस पद पर बैठा हुआ आदमी अगर वो गलत करे तो उसको आप कहते हैं कि ज्यादा प्रमुखता से आपको रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि हाँ, वो भी गलत है और वो भी गलत है कि उनके परिवार को या फिर उनके पद की गरिमा को भी अगर आप ख्याल ना रखें। अगर उसी आपकी यात्रा में ये कहा जाए कि वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा कि सुन, तो प्रधानमंत्री पद के लिए आपने कहा सुन, अपमानजनक तो वो भी था ना। लेकिन दिक्कत यही है, समस्या यही है। और वही बात विपुल जी ने कहा कि वो चाहे अजीत जी की पार्टी हो, चाहे रंजीत जी की पार्टी हो या फिर अनुज जी की पार्टी हो,
सब एक दूसरे को याद कर रहे हैं कि हमारे वाले को अतुल जी, ज्यादा गलत बोला गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे वाले देश को का ज्यादा नहीं प्रधानमंत्री बोला होते गया। हैं वो। इस बात से आपत्ति है। वही मिसालें हैं पुराने इस पार्टियों के नेताओं की, वो चाहे आरजेडी के नेता हो, वो चाहे बीजेपी या कांग्रेस के नेता हो, उन लोगों ने एक दूसरे के लिए मिसालें पैदा की थी और तब इसीलिए वो आज याद भी की जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया विपुल भाई आपका, अजीत जी आपका, रंजीत जी आपका और अनुज भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में बिहार में बवाल इस बात का है कि बंद सफल रहा या असफल रहा, लेकिन उससे ज्यादा बवाल इस बात का है कि कौन ज्यादा गालीबाज था, कौन कम है। अब यहां पर इसका जवाब बिहार की जनता को देना है। इस बीच में खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन में दरार की खबरें हैं। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने जेएमएम पर निशाना साध दिया। हेमंत सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। एक दो नेता के आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह सफाई जेएमएम की तरफ से रखी गई। यानी झारखंड में गठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार में कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये हम नहीं बल्कि सरकार में शामिल कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कह रहे हैं। दरअसल जेएमएम का कहना है कि एक दो नेता के आरोप ऐसे हो सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेएमएम की तरफ से सफाई आ गई। जेएमएम का बयान भी सुने, लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि रांची में हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राज ने जब एक्सक्लूसिव बात करते हुए कांग्रेस नेता बंधु तिर्की से सवाल किया कि सरकार को निशाने पर किस तरीके से लिया गया है, उनका क्या जवाब था या क्या वहां पर अनबन चल रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं। सुनते हैं। सही बात है कि झारखंड में आदिवासी समाज के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो लटके हुए हैं और बंधु तिर्की जो झारखंड में एक नेता हैं, ये डोमिसाइल आंदोलन की उपज भी माने जाते हैं। यहाँ पे स्थानीय नीति की बात हो, आदिवासी युवाओं के रोजगार की बात हो, इनसे यही जान लेते हैं। बताइए, स्थानीय नीति और युवाओं के रोजगार की बात। देखिए, मैं इन्हीं बातों को बेवाक होकर कहता हूं। आज कुछ दिन पहले एनोस एक्का जी जेल चला गया, गलतियां हुई होगी उससे, लेकिन क्या आदिवासियों का जमीन को लूटने के वाला एनोस ही केवल है? और भी तो हैं। और लोग कौन कौन है आपकी जानकारी में तो होगा। हेमंत सोरेन पे भी आरोप लगता है। जो भी हो, नेता क्या और लोग, जो लोग भी हैं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन्हीं बातों को सदन में लगातार उठाता था और उसी का नतीजा हुआ कि मैं 6 लाख में, जबकि सीबीआई हमारा क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद हम कन्विक्टेड हो गए, जबकि हमारा कोई वित्तीय अनियमितता कहीं ना रही। इसीलिए हमको जानबूझकर फर्जी केस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया और मैं सदन का बाहर में हूँ। और इस सदन का बाहर होने का जो नतीजा आज देख रहे हैं कि बहुत ऐसे चीज हमारे आज अनछुए रह जा रहे हैं। आज आदिवासियों के मामले में, चाहे वो जमीन से मामला का मामला, उसका बैकलॉग, स्थानीय नीति हो, बैकलॉग जैसा मामला हो आपका, और उसका आपका रोजी रोजगार का मामला है, वन पट्टा अधिकार का मामला है, भूमि अधिग्रहण जैसा कानून का मामला है, ये तमाम मामले पर सरकार को रेडिकल डिसीजन लेने की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।